तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इतिहास के बारे में कि इतिहास आप किस प्रकार से पढ़ते हैं और इतिहास का बेसिक क्या है। बेसिक पूरा मैं आप लोगों को इतिहास का बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इतिहास किसे कहेंगे, किन घटनाओं को हम इतिहास कहेंगे। तो हमारे बुजुर्गों और इतिहासकारों ने हमें बताया है कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में पता चलता है। लेकिन यहीं से एक पॉइंट बनता है कि अतीत में हुई सारी की सारी घटनाओं को हम इतिहास कह सकते हैं। अगर हम सारी की सारी घटनाओं को इतिहास में सम्मिलित करेंगे तो विश्व में हर एक दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। जो अगर इन सभी घटनाओं को अगर हम सम्मिलित करेंगे तो इतिहास को हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत वैसे भी एक विशाल सब्जेक्ट है। अगर इन सभी को शामिल करेंगे तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसको पढ़ना एक असंभव सा काम हो जाएगा। और सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास जो है वो किन वर्डों से मिलकर बना है। इससे से मतलब जो घटनाएं निश्चित तौर पर हुई हैं हम उन्हें ही शामिल करेंगे, ठीक है। तो इसे मतलब इतिहास वर्ड से ही हमें पता चल जाएगा कि इतिहास क्या है। तो जिससे देखते हैं इतिहास का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इतिहास जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द है इति, दूसरा शब्द है हा, और तीसरा जो है वो आस है। तो इत का मतलब क्या होता है? इत का जो मतलब होता है वो इस प्रकार होता है। इत का मतलब होता है इस प्रकार, जबकि है का मतलब होता है वास्तव में या निश्चय ही। और मतलब आस का मतलब क्या होता है? तो आस का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। तो क्या होता है? इस प्रकार या वास्तव में निश्चित ही किसी घटना का घटित होना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इससे भी आपको यहाँ पर परिभाषा से भी आपको पता चल गया कि इससे किन वर्डों से मिलकर बना है और कैसे परिभाषा इसकी बनी है। जो भी अतीत में घटनाएं हैं वो निश्चित तौर पर हुई हैं तो हम उसे इतिहास कहेंगे, वरना उसे सिर्फ और सिर्फ पास्ट कहेंगे। और किन घटनाओं को हम शामिल कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं इनको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जो बनी है, हिस्ट्री जो शब्द है वो यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। किसे? हिस्टोरिया शब्द से मिल बना है, ठीक है। जो हिस्ट्री है वो यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है। जबकि हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिया का मतलब जो होता है वो छानबीन करके या खोजबीन करके जानकारी प्राप्त करना। हिस्टोरिया का मतलब यही होता है, ठीक है। आप देखते हैं इतिहास का पिता या जनक हेरोडोटस को ही क्यों कहा जाता है? इतिहास का पिता और जनक हेरोडोटस हैं, लेकिन इन्हें ही इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? इसका रीजन ये है, इन्होंने अपनी पुस्तक, सबसे पहले पुस्तक हिस्टोरिका में अतीत में हुई जो भी घटनाएं थी उनको इसमें लिखा था, इसलिए सबसे पहले यह काम इन्होंने किया। तो इसलिए हम इन्हें इतिहास का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास का पिता। इन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। यहीं से काफी सारे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। जैसे कि आप यहीं से क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊं तो इतिहास किन शब्दों से मिलकर बना है? तो इति प्लस हा प्लस आस से मिलकर बना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। और इसके पिता या जनक कौन है? तो वो हेरोडोटस है। हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इन्होंने उसमें अतीत में जो भी घटनाएं हुई थी उसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया था, इसलिए यह काम इन्होंने सबसे पहले किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हिस्टोरिका। इसलिए इतिहास का पिता कहा जाता है इन्हें, ठीक है। अब देखते हैं कि किन घटनाओं को इतिहास में हम सम्मिलित करेंगे। जैसे कि कौन कौन सी घटना है? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की घटनाओं को हम इतिहास में सम्मिलित करते हैं। जैसे कि पहली घटना जो हो जाएगी वो मानव व भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे। कोई भी घटना जब घटित होती है तो वो मानव व भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं कोरोना के बारे में। प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना चल रहा है वो मानव जीवन और भौगोलिक जीवन दोनों को प्रभावित किया है, इसलिए यह घटना भी इतिहास में सम्मिलित हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए इतिहास में? क्या होना चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है? समय के अनुसार, मतलब एक क्रम होना चाहिए समय के अनुसार। जैसे कि बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं जैसे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, तो ये एक क्रम में है ना। अगर हम बात करें इसे, अगर दोबारा वैसे पढ़ें कि पहले मुगल वंश पढ़ लिया, फिर खिलजी वंश पढ़ लिया, अगर फिर गुलाम वंश पढ़ लिया, तो कोई ना कोई इसमें कोई क्रम नहीं, क्योंकि सभी चीजों का अपना अपना समय अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए समय के अनुसार, ठीक है। तीसरा स्रोत क्या होता है? तो तीसरा जो होता है साक्ष्य होने चाहिए। कोई भी घटना घटित हुई है उसके हमारे पास एविडेंस होने चाहिए, सोर्स होने चाहिए, साक्ष्य स्रोत होने चाहिए। वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला प्रकार क्या होता है? नंबर 1 पर पढ़ते हैं तो पुरातात्विक स्रोत होने चाहिए।
कोई भी घटना घटित हुई हो तो उसके क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होने चाहिए। पुरातात्विक स्रोत में हम किन किन घटनाओं को शामिल करते हैं, जैसे कोई भी घटना हुई है उसके अवशेष होने चाहिए। अवशेष से बात करें जो प्राचीन काल में हमें अतिरमपक्कम से हमें कुल्हाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कोल्ली हवा से हमें चावल के साक्ष्य अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर बात करते हैं बुर्ज होम से हमें मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास जम्मू कश्मीर से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, जो लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे, उसे गर्तावास कहते हैं। अभिलेख की बात करें तो अभिलेख की बात करते हैं, जैसे कि अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख हो गए। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले, अशोक के जो अभिलेख मतलब ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, जिसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? और अशोक के अभिलेखों को जो ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपि में लिखे थे, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पढ़ा था। उसके बाद क्या होता है, एक और दूसरा अभिलेख जिसे पढ़ते हैं, जैसे हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख से हमें भारतवर्ष, भारत का जो नाम है भारतवर्ष, वो हमें यहीं से प्राप्त होता है, हाथी गुफा अभिलेख से। अब बात करते हैं स्मारक की, तो स्मारक की बात करते हैं, जैसे कि बात करें स्मारक की, तो स्मारक जैसे लाल किला, दिल्ली का लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा हो गया, दिल्ली की कुतुब मीनार हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं? स्मारक हैं। क्या है? ये सारे के सारे स्मारक हैं। अगर हम बात करते हैं सिक्कों के बारे में, तो प्राचीन काल के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, जिसपे एक सिक्का प्राप्त हुआ था जिसपे एक तरफ तो संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त लिखा था और दूसरी तरफ बीड़ा बजाते हुए उसका चित्र था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल में एक शासक हुआ, समुद्रगुप्त नाम का एक शासक हुआ, जो वो बीड़ा वादक होता था। इसके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है यहाँ से। और हमें ये भी पता चलता है, समुद्रगुप्त के बारे में तो पता ही चलता है, लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो बीड़ा है, क्योंकि वो बीड़ा बजाते हुए उसे प्रतीत होता था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले साज की मूर्तियाँ। तो क्या मूर्तियाँ होनी चाहिए, जैसे कि बात करते हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें प्राप्त हुई, नटराजन की मूर्ति प्राप्त हुई, गोमतेश्वर की मूर्ति हमें देखा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एविडेंस हैं या प्रूफ स्रोत हैं, ठीक है, किसी भी घटना के घटित होने के। अब बात करते हैं दूसरे दूसरे प्रकार के साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? साहित्यिक स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं धार्मिक और एक होते हैं गैर धार्मिक। धार्मिक का मतलब क्या होता है? धार्मिक जो होता है धर्म से संबंधित, जबकि गैर धार्मिक का मतलब होता है इसका कोई भी मतलब धर्म से नहीं होता है, धर्म से कोई भी मतलब नहीं होता है। जबकि धार्मिक ग्रंथों में बात करें तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गए। जैसे ये सारे हैं, महापुराण हैं, वेद हैं, वेदांग हैं। और गैर धार्मिक में बात करते हैं तो गैर धार्मिक में जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीज की इंडिका हो गई, और विशाखदत्त की मुद्रा राष्ट्र हो गई, कालिदास की विज्ञान शकुंतलम हो गई, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो गया। ये सारे के सारे क्या है? गैर धार्मिक साक्षी मतलब स्रोत हैं। इनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, इतिहास की घटनाओं के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं तीसरा क्या होता है? तीसरा जो होता है वो विदेशी विवरण होता है। क्या होता है? विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण में हम अगर बात करते हैं तो जैसे कि हमारे देश में एक मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था, जो यहाँ 15 वर्षों तक रहा और यहाँ की संस्कृत का बखान अपने देश में किया जाकर के उन्होंने अपने देश में किया, भारत की संस्कृत और यहाँ के जो रूल्स थे वो अपने देश में उन्होंने बताया जाकर के। उसके बाद ही जब पुष्यभूति वंश का जो एक राजा हुआ करता था हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के समय में एक और चीनी यात्री आया जिसका नाम था हुएनसांग। 630 ईस्वी में भारत आया था, जो 15 वर्षों तक भारत में रुका और इन्होंने बौद्ध साहित्य मतलब नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध साहित्य की मतलब बौद्ध के धर्म के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये यहाँ से गया तो जाने के बाद इन्होंने अपने देश में बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर बात करते हैं जैसे कि दिल्ली में जब रूल कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो अफ्रीका के मोरक्को से एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने अपनी पहला नामक पुस्तक में उन्होंने इसका वर्णन किया है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं इब्न बतूता, तो क्या हो गया? इब्न बतूता ने किसकी रचना की थी? इब्न बतूता ने जो रचना की थी वो रहला नामक पुस्तक की रचना की थी। जबकि हुएनसांग ने अब किसकी सियूकी नामक पुस्तक लिख करके भारत की संस्कृति का वर्णन किया था, जो पुष्यभूति वंश के राजा हुएनसांग के समय में मतलब हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग आया था।
उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? उसने सीयू की पुस्तक लिखी थी। जबकि इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इब्न बतूता ने पुस्तक लिखी थी रहला। इब्न बतूता किसके समय में आया था? तो इब्न बतूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। जबकि आपसे पूछे ह्वेनसांग किसके समय में आया था? तो ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के समय में आया था। जबकि आपसे फाहियान पूछे तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। अब आप अगर आगे पढ़ते हैं तो आगे पढ़ते हैं, इस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि इतिहास ही अपने आप में बहुत बड़ा है। ये अगर बात करते हैं तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको पढ़ने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा हो जाएगा आधुनिक इतिहास। प्राचीन का मतलब क्या होता है? जो सबसे पुराने समय में हुआ था उस इतिहास को हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। जबकि मध्यकालीन इतिहास जो प्राचीन इतिहास के बाद में जो बीच का जो समय होता है उसे मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। जबकि आधुनिक जो है वो इस समय जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, और उस घटनाएं जो हुई हैं उनको क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहास कहते हैं। जबकि सबसे लंबा समय अगर हम देखें तो भारत के सेंस में, अगर भारतीय इतिहास के सेंस में, तो सबसे जो लंबा समय इसमें रहा है वो प्राचीन इतिहास के बारे में रहा है। जैसे प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 3 भागों में कौन कौन से भागों में? एक तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्रागैतिहासिक काल में इसको बांटा गया है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल में, और तीसरा बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल में। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। जबकि हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल में, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ? हमें जो भी घटनाएं हुई उनके हमें क्या हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत हमें मिले हैं। वहाँ के क्या मिले हैं? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, अवशेष, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ, इस प्रकार के हमें खाली क्या मिले हैं? पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो अगर आप बात करते हैं या लिपि किसी भी प्रकार की नहीं मिली है। अब जब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल में और प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल जो है उसको मैं आगे बताऊंगा। जैसे कि आद्य ऐतिहासिक काल देख लेते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल जो क्या है उसमें क्या मिले हैं? उसमें पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ उसमें लिखित स्रोत भी मिले हैं, लेकिन इनको क्या है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि इसमें बात करते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, घाटी सभ्यता की लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल में हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं इससे, और जो साक्ष्य मिले हैं लिखित उन्हें पढ़ा भी जा सका है। क्या है? इन्हें पढ़ा भी जा सका है। अब बात करते हैं इसमें भी सबसे लंबा काल जो रहा है वो प्रागैतिहासिक काल का रहा है। जैसे प्रागैतिहासिक काल जो है वो 2 भागों में बांटा गया था, एक तो पाषाण काल में और एक था ताम्र युग में। एक पाषाण युग में, एक ताम्र युग में। तो पाषाण युग को भी कितने भागों में बांटा गया? पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। अब जबकि ये सभी सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में ये चीज़ें बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं यहीं पर अभी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हो गया? पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब एक बार रिवीजन मान लेते, इनका रिवीजन देख लेते करके। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले इतिहास। तो इतिहास क्या है? इतिहास में क्या होता है? इतिहास में हम उन्हीं घटनाओं को सम्मिलित करेंगे जो निश्चित तौर पर हुई हैं, जिनके हमारे पास स्रोत हैं किसी न किसी प्रकार के। स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? स्रोत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत होते हैं, एक जो होते हैं विदेशी विवरण होता है। तो हमारे पास क्या है? इन सभी चीज़ों को मैंने पढ़ लिया, और इस किन घटनाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है जो किसी न किसी प्रकार से भौगोलिक या मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, या क्या होता है दूसरा पॉइंट जो होता है वो इतिहास में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए, कि मतलब एक समय के अनुसार पढ़ना चाहिए, समय के अनुसार। तीसरा क्या होना चाहिए? इसमें साक्ष्य होने चाहिए। साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? साक्ष्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के, मैंने आप लोगों को बताया ही है। तो इसमें किस प्रकार के, जैसे प्राकृतिक साक्ष्य की बात करें तो इसमें अवशेष, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ आदि को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि अगर साहित्यिक स्रोत में बात करें तो इसमें धार्मिक और गैर धार्मिक पुस्तकों के बारे में भी इसमें किया जाता है, जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, ये सारी की सारी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। विदेशी विवरणों में जो भी यात्री बाहर से आए हैं उन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी हैं या जिनसे भी हमें प्राप्त होता है, तो इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है। ठीक है, अब हो गया। अब इतिहास। इतिहास जो भी यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। जबकि हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? खोजबीन करके या छानबीन करके जानकारी प्राप्त करना।
इनके पिता कौन है? तो इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका का लिख करके इतिहास अतीत में जो भी घटनाएं हुई थी वो सबसे पहले इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हाँ, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अन्य सारे सब्जेक्ट में आप लोगों को इसमें पढ़ाने वाला हूँ। बहुत आपको इसमें क्या होगा, नोट्स भी बनाने नहीं पड़ेंगे, जिसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक पीडीएफ की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।